किसी भी देश की पहचान उसकी जमीन और उसकी फसलों से होती है ना? भारत में तो ये बात और भी गहरी है। यहाँ खेती की एक अपनी लय है, एक रिदम जो 3 अलग-अलग मौसमों में बंटी हुई है। आज हम भारत के इसी कृषि कैलेंडर को समझने वाले हैं कि ये 3 फसलें कौन सी हैं और ये पूरा चक्र आखिर चलता कैसे है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे भारत की खेती की लय को, फिर बात करेंगे खरीफ, रबी और जायद फसलों की, और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं कि भारत का पूरा कृषि वर्ष यानी खेती का साल एक लय में कैसे बंधा हुआ है। ये सवाल बहुत जरूरी है। किसी देश का मौसम उसकी खाने की थाली कैसे तय करता है? भारत के मामले में तो इसका जवाब मानसून में छिपा है। सदियों से हमारे देश की खेती का पूरा ताना बाना मानसून के इर्द गिर्द ही बुना गया है। अच्छा, तो ये टेबल एक तरह से पूरे सिस्टम का चीट शीट है। देखिए 3 मौसम हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ ये मानसून के साथ आता है, रबी ये मानसून के बाद सर्दियों में, और जायद ये इन दोनों के बीच का एक छोटा सा समर बोनस है। सब कुछ मानसून से जुड़ा है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, खरीफ की फसल। इसे आप मेन एक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से मानसून के आने पर टिकी होती है। तो खरीफ फसलें हैं क्या? सीधी सी बात है, ये वो फसलें हैं जो मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। इसीलिए तो इन्हें मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। इनकी पूरी की पूरी कहानी बारिश पर ही निर्भर करती है। तो इन फसलों को चाहिए क्या होता है? सबसे पहले तो गर्म तापमान, फिर खूब सारी नमी और बारिश, और एक और दिलचस्प बात, इन्हें फूलने फलने के लिए दिन की लंबाई छोटी चाहिए। ये सारी शर्तें मानसून के मौसम में ही पूरी होती हैं। अब मिलते हैं इस मौसम के मेन कैरेक्टर्स से। चावल तो समझिए इस शो का सुपरस्टार है, लेकिन इसके साथ साथ मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन और बाजरा जैसी फसलें भी बहुत जरूरी हैं। और चावल की बात करें तो ये आंकड़ा देखिए, दुनिया में नंबर 2। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये बताता है कि खरीफ की फसल भारत के लिए और पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और ये सब किस पर टिका है? सही समय पर, सही मात्रा में मानसून की बारिश पर। तो ये चावल उगता कहाँ है सबसे ज्यादा? ये चार्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद तेलंगाना और फिर पश्चिम बंगाल। ये राज्य एक तरह से देश के चावल के कटोरे हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, रबी की फसल। ये मौसम खरीफ से बिल्कुल उल्टा है। मानसून जा चुका है और मौसम ठंडा और सूखा है। ये टेबल देखिए, खरीफ और रबी का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। खरीफ मतलब जून जुलाई की बुवाई, गर्म और नम मौसम और मुख्य फसल चावल। वहीं रबी मतलब अक्टूबर नवंबर की बुवाई, ठंडा और सूखा मौसम और मुख्य फसल गेहूं। बिल्कुल 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं ना? तो रबी के सितारे कौन कौन हैं? सबसे बड़ा नाम तो गेहूं का है, जो खासकर उत्तर भारत की जान है। इसके अलावा जौ, चना, सरसों, मटर ये सब इसी ठंडे मौसम की फसलें हैं। और गेहूं के मामले में कौन से राज्य आगे हैं? यहां भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश और पंजाब। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग राज्य अपनी जलवायु और मिट्टी के हिसाब से अलग-अलग फसलों में स्पेशलाइज करते हैं। तो खरीफ हो गया, रबी हो गया। अब आता है तीसरा और छोटा सा एक्ट, जायद। ये एक तरह की समर स्प्रिंट है जो रबी और खरीफ के बीच के खाली समय में होती है। तो जायद का मौसम असल में है क्या? इसे एक तरह का बोनस राउंड समझिए। ये वो छोटा सा गैप है रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच, जब किसान एक और फसल ले लेते हैं, मतलब जमीन का पूरा इस्तेमाल। और जायद की फसल की सबसे अच्छी पहचान क्या है? तरबूज। इसे देखते ही गर्मी का मौसम याद आ जाता है ना? इसे उगने के लिए गर्म, सूखी और खूब धूप वाली जलवायु चाहिए, जो मार्च से जून के बीच मिलती है। तो जायद में और क्या क्या उगता है? तरबूज, खरबूजा, खीरा, कद्दू। नोटिस कीजिए, ये ज्यादातर वो सब्जियां और फल हैं जो जल्दी तैयार हो जाते हैं और जिनमें पानी खूब होता है। गर्मी के लिए एकदम परफेक्ट। तो हमने तीनों मौसमों को समझ लिया, पर सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। देखिए, भारत की खेती को मुख्य रूप से ये 5 चीजें तय करती हैं: जलवायु, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई, जमीन की बनावट यानी टोपोग्राफी
और टेक्नोलॉजी। इन सब में सबसे जरूरी है जलवायु, क्लाइमेटिक किंग है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, चावल को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए, जबकि गेहूं 50 से 75 सेंटीमीटर में ही खुश है। इसी एक फर्क से तय हो जाता है कि कौन सी फसल कब और कहां उगेगी। जलवायु के बाद बारी आती है मिट्टी और जमीन की बनावट की। जैसे जलोढ़ मैदानों में चावल और गेहूं बढ़िया होते हैं, तो पहाड़ी ढलानों पर चाय, काली मिट्टी में कपास अच्छी होती है। हर चीज पहले से तय है। और ये बात पूरी कहानी को अच्छे से समेट देती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि देशों में से एक क्यों है? क्योंकि यहाँ की जलवायु, मिट्टी और सिंचाई की सुविधाओं में बहुत ज्यादा विविधता है। यही विविधता हमें इतनी तरह की फसलें उगाने की क्षमता देती है। तो हमने ये पूरा प्राचीन सिस्टम तो समझ लिया, पर अब एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए भी है। जैसे जैसे दुनिया का क्लाइमेट बदल रहा है, भारत की खेती के हजारों साल पुरानी लय खुद को कैसे बदलेगी? आने वाले समय में इसे कैसे अडैप्ट किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।